पार्लियामेंट्री असेंबली से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और तस्वीरें स्पष्ट तौर पर दिखा रही थी कि भारत के लोकतंत्र को लेकर के कितना सम्मान है। प्रधानमंत्री को जो कल सम्मान दिया गया सर्वोच्च, वहां पर जो सर्वोच्च नागरिकता का पुरस्कार है उसको, उसके बाद और वहाँ की संसद जब अभिभूत हुई प्रधानमंत्री को देख करके और उनके भाषण को सुनने के बाद में, जिस तरह से वहाँ के सांसदों में आपने देखा कि किस तरह से उत्सुकता दिखाई दी प्रधानमंत्री को एक बार एक तरह से छूने की, तो उस पर क्या कुछ प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा, बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इथियोपिया, यहाँ से शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया लोकतंत्र का। सबसे बड़ी बात कि दोनों लोकतंत्र कैसे एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आए हैं और लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होने का गौरव एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाया कि भारत की संसद के साथ साथ इथियोपिया की संसद को भी संबोधित करना उनके लिए कितने बड़े गौरव का विषय है। इथियोपिया का ग्रैंड ऑनर निशाने इथियोपिया को ग्रहण करने का जिक्र इन्होंने एक बार फिर से किया और उन्होंने कहा कि पूरी ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़कर मैं इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और भारत के लोगों की ओर से इस सम्मान को स्वीकार करना उनके लिए एक बड़ी गौरव की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इथियोपिया और भारत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दोनों देशों के संबंधों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम और इथियोपिया के राष्ट्रगान में मातृभूमि की वंदना है। ये प्राचीन सभ्यताएं किस तरह से दोनों देशों की जड़ों को मजबूत करती हैं, एक बनाती हैं। भारत और इथियोपिया के बीच 2000 साल पुराने व्यापारिक संबंध हैं। इन संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच विचार और जीवन मूल्यों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इतिहास से लेकर भविष्य की उन तमाम समानताओं को देश दुनिया के सामने रखा जो भारत और इथियोपिया के बीच है। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने पर सहमति दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करती है। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा में दोनों देश एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूती कैसे मिलेगी, कैसे क्या ब्रेक चाहिए यार। प्रधानमंत्री के करीब 45 मिनट के संसद के संबोधन के बाद उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। सभी सांसदों ने गर्मजोशी के साथ उनके इस पूरे संबोधन और उनकी मौजूदगी पर आभार व्यक्त किया है। जोरदार तालियों के साथ सदन में मौजूद सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
अरे तुझे कनेक्ट क्यों दिखाई देता है? कनेक्ट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि भारत की मूल आत्मा और इथियोपिया की मूल आत्मा को प्रधानमंत्री के शब्द छूते हुए नजर आए। उन्होंने जिक्र किया शेरों का, कहा कि इथियोपिया शेरों का देश है, फिर गुजरात का जिक्र किया कि गुजरात भी शेरों का राज्य कहा जाता है, और फिर से जिक्र किया दोनों देशों के राष्ट्रगान का, वहाँ के नेशनल एंथम का, अपने यहाँ की चाय और वहाँ की कॉफ़ी का, वहाँ की जो वेजिटेरियन डिशेस हैं उनका। इस तरह के जो लोकल फ्लेवर्स को लेकर के आते हैं, जिसमें हर इथियोपियन सांसद को लगा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री कितनी अच्छी तरह से इथियोपिया को जानने लगे हैं, वहाँ के ट्राइब्स को, वहाँ के लाइकिंग्स को। कॉफ़ी सेरेमनी जो कि एयरपोर्ट पर जैसे ही वो उतरे, और एक विशेष कॉफ़ी सेरेमनी उनके लिए आयोजित की गई, जिसमें स्पष्ट तौर पर दो लोगों के बीच की जो दोस्ती है, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया कि कैसे बहुत ही लेकिन लंबी सेरेमनी होती है, 2 घंटे की सेरेमनी, जिसमें आप उस गेस्ट के सामने ही कॉफ़ी बीन्स को भूनते हैं, उसके बाद फिर उसके सामने बहुत धीमी आंच में उसको पकाते हैं, और उसके बाद अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, मित्रता का संदेश देते हुए कॉफ़ी सेरेमनी का जिक्र करता है। इस तरह के जो सॉफ्ट टच हैं प्रधानमंत्री के, जो शब्द हैं, वो हर इथियोपियन सांसद को छूते हुए नजर आए। और इसीलिए आप देखिए उनके चेहरों पर इतनी खुशी कि एक बार वो प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, जो एक कनेक्ट बना जाते हैं प्रधानमंत्री, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। संदेश की बात तो अलग है, इथियोपिया के अलग संदेश, भारत क्या कुछ कर सकता है इथियोपिया के साथ मिल करके, जो औपनिवेशवाद है, नव औपनिवेशवाद, उसको लेकर के जो 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 मैसेजिंग है पूरे वर्ल्ड को लेकर के, उसकी बात तो हम लोग करेंगे ही। और उन्होंने कई संदेश भी दिए कि कैसे हम एक साथ मिल करके भारत और इथियोपिया के संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ अनिल कुमार त्रिगुणायत जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा जी SIS JNU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करते हैं अनिल कुमार जी आपका, और आपसे यही समझना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को समाप्त किया ये कहते हुए कि इंडिया एंड इथियोपिया विल वर्क टुगेदर एज इक्वल्स, बिल्ड टुगेदर एज पार्टनर्स एंड सक्सीड टुगेदर एज फ्रेंड्स, ये जो मैसेजिंग है, कितनी बड़ी मैसेजिंग है और इसके मायने क्या हैं भारत इथियोपिया संबंधों के लिए और पूरी दुनिया के लिए? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री के बड़े सारे भाषण सुने हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जो उनका भाषण है ये इथियोपिया की पार्लियामेंट में, वो इथियोपियंस के साथ, जो एक बड़ा एशियन कंट्री है, कल्चरल सिविलाइजेशन कंट्री है, उनके हर एक पार्लियामेंटेरियन के आप चेहरे पे देखें इतनी खुशी, समझ और एक उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री की बातें क्या थी। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत का जो मैसेज है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में, म्यूचुअल बेनिफिट के साथ और ट्रस्ट के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की आत्मा के साथ, ये एक सबसे बड़ी बात है। बाकी चीजें उन्होंने ये बड़ा बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ पे सिमिलैरिटीज हैं जो कल्चर में है, 2000 साल पुरानी बातों को उन्होंने दोहराया कि कैसे कनेक्ट हुआ, किस तरह से गुजरात में जैसे शेरों की बात है, तो उन्होंने इस तरह से, तो मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री की बड़ी एक यूनिक खूबी है कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को, लोगों के जो लोकल लोग हैं उनको समझाने के लिए किस तरह से उन्होंने इंडिया और इथियोपिया को कनेक्ट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है कि भारत ने जो कुछ किया है उसके बारे में तो उन्होंने बताया ही, चाहे वो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो, चाहे हमारा क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, कोलिशन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, तो उनके खुद के इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के बारे में हो, उनकी इंडिपेंडेंस जर्नी के बारे में हो, या किस तरह गुजराती ट्रेडर्स आए हुए थे, किस तरह इंडियन सोल्जर्स ने उनकी हेल्प की 1941 में भी और 1896 में भी। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत अच्छा एक ऐसा भाषण है जो देखा आपने कि उन लोगों में कितनी उत्सुकता थी कि खाली प्रधानमंत्री से एक हाथ ही मिला लें। तो ये एक बड़ी बात है और ये इससे दर्शाता है कि हमारे रिश्ते किस लेवल पर जाएंगे। अब हम इस बार ऑफिशियली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप घोषित की है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बात की, जिस तरह कनेक्ट किया, उससे तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन एक्शन एकदम से ही जाहिर हो रही है। जी, हमारे साथ अनिल कुमार त्रिगुणायत पूर्व राजनयिक भी जुड़े हुए हैं। जी 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 राहुल जी, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं राहुल जी, क्या आप हमारे साथ हैं? नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है? जी अजय जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी, एक बार फिर से स्वागत आपका करते हैं। राहुल जी, समझना आपसे ये चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम आगे जाते हुए जो भारत और इथियोपिया के संबंध हैं उनको इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग एक पार्टनर के तौर पर सक्सीड करते हुए नजर आएंगे, एक मित्र के तौर पर पूरी दुनिया को हम संदेश देते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भाई जो
जो नया नया उभरता हुआ वैश्विक परिदृश्य है, उसमें शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बात होनी चाहिए, सहयोग की बात होनी चाहिए, और ये जो प्रोटेक्शनिज्म लगातार बढ़ रहा है वो उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो एक बहुत बड़ी मैसेजिंग शायद उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। राहुल सर। जी बिल्कुल अजय जी, देखिए मुझे लगता है कि जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे प्रधानमंत्री जी के इस जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि भारत और इथियोपिया के बीच में जहां तक बायलैटरल जो द्विपक्षीय संबंधों की बात है, जैसा आपने कहा कि ये कहना कि वी वॉक टुगेदर एज इक्वल्स, बराबर के भागीदार के तौर पे साथ चलेंगे, लेकिन जब पार्टनरशिप का मौका आएगा, जब बनाने का मौका आएगा, बिल्डिंग का मौका आएगा, तो विल बिल्ड एज पार्टनर्स। तो यहाँ पे ये यूरोप वाली जो पद्धति है कि आप भी 50% कंट्रीब्यूट कीजिए, हम भी 50% करेंगे, वो नहीं है। भारत अपनी क्षमता के हिसाब से ग्लोबल साउथ में, इथियोपिया में या अफ्रीका के देशों में करेगा, और सक्सीड टुगेदर एज फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है कि भारत की जो ग्लोबल साउथ की नीति है, उसमें ये नहीं है कि हम ग्लोबल साउथ के अगुआ हम ही हैं और मुखिया हम ही रहेंगे। एज इक्वल्स, एज फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो ग्लोबल साउथ की भारत की नीति है, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों बातों में उसे भी स्पष्ट कर दिया कि एक ऐसी दुनिया जो फेयर हो, जहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, हर किसी को वो टेक्नोलॉजी मिल रही है, जहाँ पे संप्रभुता का सम्मान होता है, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ देश बहुत अमीर हो और कुछ देश नहीं हो, और गरीब देश जो है वो अमीरों पर डिपेंडेंट हो, ऐसी स्थिति ना हो। जहाँ पे शांति की बात जो है वो स्टेबल हो, शांति स्टेबल हो। ये बहुत बड़े, मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ के परिदृश्य में मुझे लगता है कि ये फाउंडेशनल पिलर्स हैं, ये भारत की नीतियों के का जो जो आधारभूत जो उसकी संकल्पना है वो सामने दिखती है। और मैंने प्रधानमंत्री के भाषण से पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने ये बात कही थी कि इथियोपिया को भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्या सीखना चाहिए, या भारत की जो आंतरिक जो व्यवस्था है, मल्टी एथनिक कल्चर और मल्टी रेशियल सोसाइटी, उसके उसके मुद्दे पर कैसे इथियोपिया और भारत काम कर सकते हैं या एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने दो बातें बड़ी अच्छी कही। जी, हेलो, आप सुन पा उसमें रहे दो राहुल? बातें बहुत अच्छी उन्होंने कही। पहला कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इथियोपिया के समाज को अगर हम आज देखें, तो वहाँ पे जो एथनिक कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में थोड़े से तनाव हैं। एरिट्रिया के साथ जो संबंध है, उनको लेकर भी एक थोड़ी सी असहज स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही बातों बातों में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो उन्होंने वंदे मातरम से जोड़ दिया इथियोपिया के नेशनल एंथम को, और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, इसको जोड़ने में दोनों बातें हैं। भारत की जनता के लिए, भारत की जो करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट है, जिसमें विपक्षी दलों को समझ में नहीं आता कि वंदे मातरम की क्या उपयोगिता है, ये मित्र देश की धरती पर जाकर उसका उदाहरण लेकर समझाना भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सिग्नलिंग है। तो जी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ साथ विदेश नीति, दोनों को एक ही तीर में दोनों को साथ दिया है, और इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत ही राहुल अच्छा। मिश्रा जी, इस पर एक रिएक्शन अनिल कुमार चुगनाथ जी से भी लेना चाहेंगे। चुगनाथ साहब, आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का ये 18वां संबोधन है विदेश की संसद में? ऐसे में वंदे मातरम से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक की बात और वंदे मातरम का जिक्र को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले कहा जैसे कि ये एक मुझे उनका बड़ा एक अनोखा उद्घोषण लगा, जिसमें उन्होंने इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट किया हर एक आदमी के साथ। मैं बड़ी केयरफुली वॉच कर रहा था कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे वो बार बार तालियां बजा रहे हैं और दे वर कनेक्टिंग, नॉडिंग। तो ये बताता है कि देखिए, आपकी कल्चरल सिविलाइजेशन कनेक्ट और लीडरशिप कनेक्ट कितनी ज्यादा मायने रखती है। और प्रधानमंत्री ने हर वो बात कही जो उनको कनेक्ट कर सकती थी। तो जैसे वंदे मातरम के बारे में कहा, नेशनल एंथम के बारे में कहा, जैसे
सबसे बड़ी बात यह कि एक अफ्रीका के अंदर में हमने देखा है कि जो भारतीय टीचर्स रहे हैं, देखिए 60s 50s से जो टीचर्स गए थे उनके पढ़ाए हुए लोग वो काफ़ी लीडरशिप पोजीशंस में हैं। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ भारत में आते हैं पढ़ने के लिए, और फिर वो रेफरेंस दिया, उन्होंने पीछे स्पीकर बैठे थे वो भी इंडिया में पढ़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अलग तरह का कनेक्ट जो भारत का है अफ्रीका के साथ में, ग्लोबल साउथ के साथ में। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान बड़े मेजर इनिशिएटिव्स लिए और उनको कारगर करके दिखाया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, इथियोपिया जो है वो अफ्रीकन यूनियन की एक सीट है, वहाँ पर मेन उनका सेक्रेटेरिएट और सब कुछ है, सारे एम्बेसडर्स वहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं उनके। और अफ्रीकन यूनियन को भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर में एक परमानेंट मेंबर बनाया। वो हमारी भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। और प्रधानमंत्री उसमें खास तौर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि किसी भी तरह से सारे देशों का, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं G20 के, उनका सपोर्ट हासिल हो जाए। तो भारत ने अपनी तरफ से तो जो भी हम कर सकते हैं कर ही रहे हैं। और एक ये हुआ है कि हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है, तो जिसमें डिफेंस, सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें हैं, और भी ज़्यादा कोलैबोरेशन उसके अंदर बढ़ेगा। अफ्रीका हमारे साथ, खासतौर से इथियोपिया, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने एक मिलेट का भी कनेक्ट बता दिया कि किस तरह से दोनों जो रिच फूड्स के बारे में है वहाँ की। तो मैं समझता हूँ कि मुझे पर्सनली जो उनका आज का ये भाषण है, ये बहुत ही कमाल का, एक मैं कहूँगा एक स्पीच है, और सालों तक याद रखा जाएगा। जी। राहुल जी, किस तरह से आप देखते हैं आगे आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ते हुए? एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किस तरह से हम फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग, खासतौर पर डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध कैसे और आगे मजबूत होते नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक मोटे तौर पे एक खाका खींच दिया है। भारत और इथियोपिया की जो सामरिक जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसका रास्ता कैसे आगे का तय होगा। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। साल के शुरुआत में दोनों देशों के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो अब इस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें क्या होगा? उसमें होगा टेक्नोलॉजी, उसमें होगा इनोवेशन से जुड़े मुद्दों पर साथ काम करना, उसमें होगा ग्रीन एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी की बात उन्होंने कही। और इस साथ में ये भी जोड़ा कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। तो साफ तौर पे मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य से संबंधित जो नवाचार है उसके क्षेत्र में, हेल्थ, उन्होंने 4 मिलियन वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन्स की भी बात की। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में भारत और इथियोपिया साथ काम करते रहे, उसमें मुझे लगता है और ज़्यादा आगे काम बढ़ेगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही क्लाइमेट रेजिलियंस की और क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग की। इस बात को रेखांकित करते हुए कि भारत और इथियोपिया दोनों ही देश कृषि निर्भर देश हैं, कृषि पे आधारित देश हैं। दुनिया दोनों देशों के जो बहुसंख्यक लोग हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, जहाँ पे सूखा या बाढ़, इससे जुड़ी जो मौसम से जुड़ी हुई आपदाएं हैं, उनसे कैसे हम जूझ करके, बल्कि उनसे आगे निकल करके हम कैसे जो है अपनी कृषि की तकनीक को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भारत और इथियोपिया साथ मिलके काफ़ी बड़ा काम करने जा रहे हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय जो आयाम बनते हैं रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के, उसमें ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि भले ही इथियोपिया एक लैंडलॉक देश है, उसका पोर्ट से और सी से सीधा कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो सिक्योरिटी है, वो आसपास के जो देश हैं, एरिट्रिया है, जिबूती है, कीनिया है, इन सभी देशों के साथ मिल करके जो एक रीजनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, वहाँ भी भारत को पैठ बनाने की ज़रूरत है। भारत को अपना एक फुटप्रिंट रखने की ज़रूरत है। और इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का
काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म रिजल्ट आएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है बात है कि आगे आने वाले समय में ये ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा, हम लोग तो सिर्फ हम लोग एनालिस्ट हैं और इस बात को कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा कि पिछले 11 सालों में उनकी अफ्रीका नीति में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं उस उनमें संभवतः प्रधानमंत्री की अगली विजिट भी होगी और इस क्षेत्र में इस सब रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक जो पहुंच है, स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ है वो बढ़ेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक पहलू भी है जिस पर प्रधानमंत्री शायद काम करेंगे। त्रिगुणायत जी, कल प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत के प्रधानमंत्री को पहले वैश्विक नेता के रूप में चुना जाना इथियोपिया की ओर से, ये क्या दिखाता है? और उसके बाद फिर संयुक्त संसद का संबोधन। देखिए, जब ये अवार्ड्स किसी को दिए जाते हैं तो वो रिकॉग्निशन होता है कि आपने उस देश के साथ में और उस कॉन्टिनेंट के साथ, बिकॉज जो एडिस अबाबा में या इथियोपिया जो है वो खुद को फलक्रम मानता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। तो मैं समझता हूं कि ये एक रिकॉग्निशन है प्रधानमंत्री की जो सोच है और प्रधानमंत्री के जो कार्य हुए 11-12 साल के अंदर, उसका अफ्रीका के साथ क्या है, वो तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि ट्रस्ट जो है वो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और वो अफ्रीकन में भारत के लिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। अभी तक समहाउ हम लोग उसको पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं त्रिगुणायत जी, आपको और रोकना कारण चाहेंगे, बड़ा और सही है, जिस चीज का प्रोफेसर जिक्र साहब ने भी प्रधानमंत्री मेंशन नरेंद्र किया मोदी कर उसके रहे बारे थे, में। एक पेड़ मां के नाम, उसकी तस्वीरें हमारे साथ साझा की गई हैं, उनको दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। एक पेड़ मां के नाम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत और इथियोपिया दोनों ही प्रकृति को वापस देने की जो परिकल्पना है उस पर विश्वास रखते हैं। साथ ही उन्होंने याद किया था महात्मा गांधी जी को और उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को, जिसमें ये कहा जाता है कि ये प्रकृति के हम केवल संरक्षक हैं, हमारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है और हम योगदान देने में विश्वास रखते हैं। भारत और इथियोपिया ने एक बार फिर से एक पेड़ मां के नाम, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद से लिया गया एक संकल्प है, पूरे विश्व को दिया गया एक नया संकल्प है। और इस लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, उसको एक वैश्विक पहचान देते हुए कई दूसरे देशों में भी उन्होंने इस तरह के वृक्ष लगाने की जो परंपरा है मां के नाम, उसको प्रोत्साहित किया है। और आज एक बार फिर से अदिस अबाबा की धरती पर, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में, वहां के प्रधानमंत्री और मेरे ख्याल से संसद की ही पर सरजमी है, संसद की ही जमीन है जिस पर ये एक पेड़ मां के नाम लगाया गया है। स्पीकर्स भी आपको साथ में दिख रहे हैं प्रधानमंत्री के, वहां के प्रधानमंत्री के साथ में दोनों ही स्पीकर्स, दोनों ही हाउसेस के एक पेड़ मां के नाम। तो आज कुल 4 पौधों का प्रत्यारोपण एक तरह से प्रधानमंत्री ने किया। आपने ये तस्वीरें देखी, एक पेड़ मां के नाम और इथियोपिया के ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद में किया, संयुक्त संसद के संबोधन में। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक पेड़ मां के नाम और इथियोपिया के ग्रीन लेगेसी इनिशिएटिव को साझा करते हुए
और दोनों देश धरती माँ के संरक्षण में विश्वास रखते हैं और प्रकृति को वापस देने का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी का एक बार जिक्र करते हुए, और न सिर्फ जिक्र करना बल्कि तुरंत उसको एक्शन में लेकर के आना। जिस तरह से राहुल जी कह रहे थे कि स्ट्रैटेजिक जो रिलेशंस की बात तो हम लोग एनालिस्ट की तरह कर रहे हैं, लेकिन वो तुरंत एक्शन में दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान ही, और किस तरह से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई भी इफ और बट नहीं, और ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे एक्शन पर ले आना, वो भी एक प्रधानमंत्री का एक अपना अनोखा अंदाज, जिसे देख करके दुनिया फिलहाल अभिभूत नजर आती है। बिल्कुल जी। अनिल त्रिगुनाथ जी, आपसे चाहेंगे कि इस पे आप कुछ अपने विचार रखें। नहीं, मैंने तो शुरू में ये बात बोली थी कि ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एक्शन ऑलरेडी हो रहा है जिस तरह का प्रोजेक्ट। लेकिन मैं एक और बात कह रहा था, वो ये था कि ट्रस्ट की बात हुई। आप ये देखिए कि इथियोपिया के अंदर भारत अब एक उनके विदेश मंत्रालय के अंदर अपना एक डेटा सेंटर वहां पर एस्टेब्लिश करेगा। वो एक आप सोच सकते हैं कि बहुत कम, रेयरली इस तरह का किसी देश के अंदर में होता है जहां पर कि वो पूरा आपको अलाउ करें और इस तरह की बात कर पाए। और भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भारत ने ऑफर किया है उनको किसी भी तरह से। तो ये एक बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एक आपको पता लगता है कि किस तरह से एक दोनों नेताओं के बीच, दोनों देशों के बीच और दोनों सिविलाइजेशंस के बीच एक इतना बड़ा ट्रस्ट है। दूसरी एक और चीज है कि अफ्रीकन यूनियन हमारे लिए, और खासतौर से जो हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भी करेंगे उसके बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो वो चौथा जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, तो उसके बारे में ये बातचीत हुई है। एक और चीज, हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने बड़ी बात करी। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ किस तरह प्रधानमंत्री ने कनेक्ट किया। देखिए, जहां पर वो हेल्थ, भारत को तो बताया ही उन्होंने कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, कैसे हमने 4 मिलियन वैक्सीन दी और ये दिया। लेकिन अगर आपने सोचा होगा तो उन्होंने WHO का जिक्र किया, और WHO में उन्होंने डॉक्टर टेड्रोस का बात करी। जो डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इथियोपियन है। उस तो देखिए, घुमा के फिर वही बात ये आती है कि कैसे जो भी हम कर रहे हैं वो उनके लिए कैसा है। अब रही बात पॉलिसी की, तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हमारी कोई अफ्रीका पॉलिसी, जब तक प्रधानमंत्री की स्पीच जो युगांडा पार्लियामेंट में थी, आपको याद होगा, उसमें पहली बार भारत ने स्पेसिफिकली, क्लियरली, अनएम्बिगुअसली एक अफ्रीका पॉलिसी 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लाए बाहर प्रधानमंत्री ने, कि अफ्रीका अफ्रीकन्स के लिए है, उनको जो आवश्यकताएं हैं वो उसको डिफाइन करेंगे। और ये बात भारत ने फिर दिखाई G20 में। हम हमेशा से कहते हैं कि भाई ग्लोबल G20 के अंदर में क्या डेवलपिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है। कोई भी एक भी बंदा, किसी को कंसल्टेंट को आप दे दीजिए, वो 500 पेज का एक आपको रिपोर्ट दे देगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हमें उनसे सुनना है कि उनकी क्या जरूरतें हैं, कैसे हैं। तो पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई, उससे पता लगा, उसको प्लाव बैक किया गया सारा। उसके बाद सेकंड ग्लोबल साउथ समिट करेंगे बिफोर हैंडिंग ओवर, और उसमें प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि किस तरह से क्या किया है हमने इस बीच के अंदर। और फिर तीसरी ग्लोबल साउथ समिट हुई, और फिर एक दक्षिण करके एक RIS के अंदर में एक इंस्टीट्यूशन का वो हुआ, सारे थिंक टैंक्स के साथ में मिल करके। तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। तो भारत का कमिटमेंट अफ्रीका के लिए साफ उजागर हुआ, और उसमें इथियोपिया एक इम्पोर्टेंट कड़ी के रूप में उभरेगा, ये हमें इससे पता लगा है। बिल्कुल। अनिल जी, प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा की शुरुआत अगर हम बात करें तो कार्ड डिप्लोमेसी से शुरू होकर एक पेड़ माँ के नाम पर समापन होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में डिप्लोमेसी जैसे एक तरह से बड़े हार्डकोर उसको सब्जेक्ट को बंद कमरों और फॉर्मल टेबल से दूर ले जाते हुए कार्ड डिप्लोमेसी और चाय की टेबल्स तक सीमित करते हुए वॉक द टॉक के साथ, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में एक पैराडाइम शिफ्ट आया, और उस शिफ्ट का एक बड़ा हिस्सा एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर भी प्रधानमंत्री के अंदाज में दिखाई दिया? बिल्कुल, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, डायस्पोरा डिप्लोमेसी है, ये सारी चीजें बड़ी नई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आया मेरे ख्याल से, वो ये है कि आज की डेट में हमारी ये फॉरेन पॉलिसी जो है, और 3 मुद्दों से कह सकता हूँ, 3 Rs, ये एक रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी है, स्टैंड्स अप फॉर इट्स प्रिंसिपल्स। दिस इज अ पॉलिसी विच इज जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और थर्डली रेजिलिएंट फॉरेन पॉलिसी है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हमने जो विदेश नीति का एक दूसरा रूप देखा है इन एक्शन में, तो वो
एक मुझे एज ए प्रैक्टिशनर भी और अब एज एन एनालिस्ट भी एक बड़ा नया आयाम दिखता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि भारत का एक पूरे दुनिया के अंदर एक अलग नया रूप उसमें उजागर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिगुणाथ जी, आपका शुक्रिया, और राहुल मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। और एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों के साथ ही आपको छोड़े जाते हैं। कब अंतिम बार आपने इस तरह का स्टैंडिंग ओवेशन देखा था किसी विदेश की संसद में, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान इस तरह से, और 50 से ज्यादा राउंड ऑफ अप्लॉज। आप देखिए इन तस्वीरों को। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी रितु जी को दीजिए इजाजत। पूरी टीम के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।